हाय छात्रों, कैसे हैं? मैं मुनीस। और अब देखिए, लॉकडाउन के समय में आपकी जो पढ़ाई है थोड़ी बहुत अस्त व्यस्त चल रही है, जिसके कारण आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और इसी में हम अर्थव्यवस्था से संबंधित बातें कर रहे हैं। और इसमें हम 2 क्लासें जो हैं पहले देख चुके हैं, जिसमें हम एक भाग में अर्थव्यवस्था का परिचय देख चुके हैं और दूसरे भाग में हम मांग और आपूर्ति के नियम को देख चुके हैं। जैसा कि देखिए, हमने पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पर आज हम जो है एक चीज के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्रोत। इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम इससे संबंधित बात करेंगे। सबसे पहली बात ये करते हैं, इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, इससे 3 से 4 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला जो प्रश्न बनता है, इससे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान है, एक प्रश्न ये बन जाता है। एक तो आपसे पार्टनर से पूछ लेता है, और योगदान में भी 2 चीजें पूछता है। एक पूछता है आपसे स्वतंत्रता से पूर्व, और एक पूछता है वर्तमान समय का। वर्तमान समय का कौन से क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, और एक ये भी पूछ सकता है सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का है। दूसरा प्रश्न देखिए, एक यहां से और बनता है कि जो अर्थव्यवस्था के जो स्रोत हैं, या हम इसको कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, इकोनॉमिकल सेक्टर भी कह सकते हैं इसको। जो अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र हैं, इसमें एक चीज और पूछ लेता है। जैसे कभी कभी पूछ लेता है ब्लू कॉलर, कभी कभी पूछ लेता है व्हाइट कॉलर, पूछ लेता है ये क्या होते हैं। तो इस तरह के जो कुछ टर्म्स हैं जो कि यहां से पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक और है रेड कॉलर, ये भी पूछ लिए जाते हैं। और भी बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो यहां से रिलेटेड बनते हैं। यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा, परसेंटेज में योगदान पूछ लिया जाएगा आपसे। तो इन्हीं सभी प्रश्नों पर आज की हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है ये जो है। चलिए आइए, आज हम इसी क्षेत्र से संबंधित जो पूरे टॉपिक में चर्चाएं करेंगे जो है। देखिए, सबसे पहली बात यदि हम करते हैं आर्थिक क्षेत्र की बात करें, इकोनॉमिकल सेक्टर की बात करें, तो हम इस आर्थिक क्षेत्र को 3 आधार पर विभाजित कर सकते हैं। कैसे कैसे विभाजित कर सकते हैं, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। हम इसको 3 आधारों पर बांट सकते हैं। कैसे कैसे बांट सकते हैं उसकी बात करते हैं। एक बांट सकते हैं हम इसको प्राकृतिक गतिविधियों या क्रियाओं के आधार पर बांट सकते हैं इसको। ऑन बेसिस ऑफ नेचर एक्टिविटी बांट सकते हैं इसको। दूसरा देखें, हम इसको कार्य स्थिति के आधार पर बांट सकते हैं। ऑन बेसिस वर्क कंडीशन। एक और देखें, हम इसको
इसको और बांट सकते हैं एक और क्षेत्र के आधार पर, संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर बांट सकते हैं। ऑनरशिप, ऑन बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इन तीन आधारों पर हम जो है आर्थिक जो क्षेत्र हैं इनको बांट सकते हैं। अब देखिए, यदि हम प्राकृतिक या प्रकृति गतिविधियों के आधार की बात करें, हम इसको भी और बांट सकते हैं। जैसे इसको हम जो है 4 भागों में बांट सकते हैं। इसको भी जो है, जैसे देखिए इसमें एक आता है, और कहें देखिए इसको पहले देख लेते हैं। एक आता है इसमें जैसे प्राथमिक क्षेत्र आता है, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कह देते हैं। एक होता है इसमें जो है आपका द्वितीयक क्षेत्र होता है, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कह देते हैं। एक होता है इसमें तृतीयक क्षेत्र होता है, एक इसमें जो रहता है तृतीयक क्षेत्र होता है, टर्सरी सेक्टर होता है। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा और विस्तार में देखें तो इसमें हम 2 एक्टिविटी और देख सकते हैं। अब वो एक्टिविटी क्या है उन पर भी बात कर सकते हैं हम थोड़ा सा। एक देखिए इसमें जो रहता है चतुर्थ क्रिया होती है, क्वार्टनरी एक्टिविटी होती है। और भी अगर हम इसमें एक और देखें, एक इसमें जो है क्रियात्मक गतिविधि है। एक और यदि हम इसमें देखते हैं तो थोड़ा सा इसमें एक और क्रियात्मक गतिविधि आती है, और इसको भी हम बात करेंगे। जो है यदि हम कार्य स्थिति के आधार पर देखें तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कार्य स्थिति के आधार पर कौन कौन से? एक पहला, अगर हम इसको बांटना चाहें तो प्यारे छात्रों देखिए, कार्य स्थिति के आधार की बात कर रहे हैं हम यहां पर जो है। तो जब कभी भी हम कार्य स्थिति की बात करेंगे, अब देखिए कार्य जो रहते हैं वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक जिसको हम कह देते हैं संगठित क्षेत्र कह देते हैं, जो है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, एक असंगठित क्षेत्र होता है। इस पर भी बात करूंगा मैं पूरी तरह से कि संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्र क्या है। संपत्ति के आधार पर बात करें तो ये भी 2 तरह के हो जाते हैं। जैसे देखिए एक होता है पब्लिक सेक्टर, जिसको हम कह देते हैं लोक क्षेत्र कह देते हैं हम इसको जो है। एक मेरे प्यारे बच्चों दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर, जिसको हम कह देते हैं निजी स्वामित्व कह सकते हैं, या हम क्षेत्र भी कह सकते हैं, या स्वामित्व भी कह सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया, जो आर्थिक क्षेत्र हैं हम इन आर्थिक क्षेत्रों को हम 3 आधारों पर बांट सकते हैं। एक प्राकृतिक आधार पर बांट सकते हैं, एक कार्य स्थिति के आधार पर बांट सकते हैं, एक संपत्ति के आधार पर हम इसका विभाजन कर सकते हैं। और देखिए प्राकृतिक आधार पर हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, जबकि 2 अन्य रूपों में बांटते हैं, जिसमें एक चतुर्थ क्रिया आती है, क्वार्टनरी एक्टिविटी आती है, और एक जो क्रियात्मक गतिविधि आती है। इसमें जो है कार्य स्थिति के आधार पर 2 हैं, संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र है और असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड रीजन है। संपत्ति के आधार पर भी 2 हैं, लोक क्षेत्र है और एक निजी क्षेत्र है। अब प्यारे बच्चों बात यह आएगी ये क्षेत्र बनते कैसे हैं और इनके बारे में हम देखें क्या, कैसे यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर भी आइए हम चर्चा करते हैं। तो पहले आप एक काम करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम यहां से आगे की ओर बात करेंगे। चलें देखिए, अर्थव्यवस्था को वैसे बहुत ही कठिन विषय समझते हैं छात्र, लेकिन मैं यहां पर आपको बहुत ही सरल तरीके से
पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि सबकी समझ में यहां से अच्छे से आ जाए। चलिए, सबसे पहले हम जो है यहां पर प्राकृतिक या प्राकृतिक गतिविधियों के आधार पर देख रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सबसे जो पहला जो भाग था, इसमें जो था प्राथमिक क्षेत्र, सबसे पहला भाग था जिसको हम प्राइमरी सेक्टर भी कह देते हैं। अब बात आती है प्राथमिक क्षेत्र है क्या। देखिए, जो चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही है, प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाली चीजें या प्राप्त होने वाले साधन जो रहते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखेंगे आप कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे देखेंगे इसी कृषि क्षेत्र में ही मत्स्य पालन आ जाता है, आपका वानिकी आ जाता है, फॉरेस्ट्री। और वानिकी के अलावा भी देखेंगे एक चीज और आ जाती है इसमें, जैसे देखेंगे खनन क्षेत्र आ जाता है, जिसको माइनिंग सेक्टर्स भी हम कह देते हैं। तो ये सभी एक तरह से प्राकृतिक क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र है इसको कृषि क्षेत्र भी कह दिया जाता है, इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह देते हैं। तो याद रखेंगे, प्राइमरी सेक्टर इज द आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखिए एक बात और है, जो प्राकृतिक क्षेत्र में जो लोग कार्यरत होते हैं, उन्हें एक तरह से या उनके जो कार्य है उसको रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। इसको जो रेड कॉलर जॉब कहा जाता है, यानी जो कृषि क्षेत्र में, मत्स्य पालन में, वानिकी में, खनन क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, तो ऐसे जो कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। तो कभी प्रश्न पूछा जाए रेड कॉलर जॉब का संबंध किस क्षेत्र से है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे प्राथमिक क्षेत्र से रेड कॉलर जॉब का संबंध है जो है। तो यहां से एक शब्द जो है हमारा ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए प्यारे छात्रों इसका। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम इसमें और बातें करते हैं। जैसे तो प्राथमिक क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अब आइए द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं, हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। अब हम इसमें द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। हम इसमें द्वितीय क्षेत्र, देखिए द्वितीय क्षेत्र बेसिकली होता क्या है कि जो हमें प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पाद, अब इन्हीं प्राप्त उत्पादों से यदि हम किसी वस्तु का निर्माण करें, किसी वस्तु का क्या करें, निर्माण करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, तो उस निर्माण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई भी प्राथमिक क्षेत्र का सामान है, अब उससे कोई भी चीज बनानी है, तो सबसे पहले आपको उसके लिए मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। और जब मशीनरी कहीं पर भी लगाओगे तो उसके लिए क्या लगाओगे, एक तरह से उद्योग लगाओगे, इंडस्ट्री लगाओगे। इंडस्ट्री यानी औद्योगिक क्षेत्र हम जिसको कह देते हैं, इसका निर्माण करोगे, औद्योगिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों का जब कभी भी हम निर्माण करते हैं, और जहां निर्माण करते हैं वही जो क्षेत्र होता है आपका द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र का मतलब औद्योगिक क्षेत्र को ही या उद्योग क्षेत्र को ही हम एक तरह से हम जो है द्वितीय क्षेत्र के रूप में हम यहां पर जानते हैं। अब जैसे देखिए द्वितीय क्षेत्र के रूप में यदि हम देखें
यहां पर देखिए एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे तेल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी देख सकते हैं, और अन्य भी उदाहरण देख सकते हैं यहां पर कोई भी चीजें जो प्राथमिक क्षेत्र से आपके लिए बन रही हो जो है। तो ये होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस सेकेंडरी सेक्टर के बाद में आता है आपका तृतीय क्षेत्र आता है। अब हम उस तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे, पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आप देखें तृतीय क्षेत्र क्या होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। चलें देखिए, जिसको हम टर्सरी सेक्टर भी कह देते हैं। देखिए वास्तविक रूप में तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कह देते हैं, सर्विस सेक्टर भी कह देते हैं। क्योंकि वास्तविकता में यहां पर क्या होता है, सेवा देने का कार्य होता है। अब सेवा क्या दी जाती है, सेवा वास्तविकता में प्राथमिक या जो आपका द्वितीय क्षेत्र है, इनसे कोई भी उत्पाद प्राप्त जब होगा हमें, और उस उत्पाद को जब कहीं पर ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। जैसे आप देखें इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ सकते हैं, जैसे देखिए हॉस्पिटल, जैसे देख सकते हैं आप बैंक, जैसे देख सकते हैं आप बीमा क्षेत्र, जैसे देख सकते हैं यातायात, ट्रांसपोर्ट जिसको कह देते हैं। ये जो सभी क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है जो आपके। तो कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र क्या है, तो तृतीय जो क्षेत्र वही सेवा क्षेत्र। और देखिए एक बात और याद रखें, इसी सेवा क्षेत्र का वर्तमान समय में सर्वाधिक भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान है। याद रखिएगा, वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर कभी भी प्रश्न ये पूछा जाए कि सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे ज्यादा योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र का है, टर्सरी सेक्टर का है। अभी देखिए मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जब स्वतंत्रता से पूर्व प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी, तो एकदम से कैसे तृतीय क्षेत्र पर पहुंच गई, द्वितीय क्षेत्र पर क्यों नहीं पहुंची भारतीय अर्थव्यवस्था, तृतीय पर कैसे पहुंच गई। तो इस पर भी हम एक बार चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इस ऐसा कैसे हो गया कि तृतीय पर हम सीधे पहुंच गए, जबकि द्वितीय का इतना विकास नहीं हुआ। उस पर भी हम एक बार जो है आगे की ओर चर्चा करेंगे। पहले इन बातों को देख रहे हैं। और देखिए एक बात और याद रखेंगे, तृतीय क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, जिस प्रकार का काम करते हैं, उन लोगों की जॉब जो रहती है उसको कहा जाता है व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। उनको जो व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। तो यहां याद रखेंगे, देखिए मैं फिर बता दे रहा हूं, जो प्राथमिक में काम करेंगे उनको रेड कॉलर कहा जाएगा, और जो द्वितीयक में काम करेंगे, जो द्वितीय क्षेत्र में काम करेंगे, उनको ब्लू कॉलर कहा जाएगा, और जो तृतीय क्षेत्र में काम करेंगे उनको याद रखेंगे व्हाइट कॉलर काम कहा जाएगा। और देखिए याद रखिए, यदि किसी भी क्षेत्र में महिला काम कर रही है, यदि किसी क्षेत्र में महिला कार्यरत है, तो उस जॉब को पिंक कॉलर जॉब कहा जाता है। पिंक कॉलर जॉब कहते हैं उसको जो है। इस बात को भी याद रखेंगे, यदि महिला की बात पूछ ली जाए तो यहां मैंने अभी जो आपके लिए प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की बात की थी। अब आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं, चतुर्थ गतिविधि की बात करते हैं कि फोर्थ गतिविधि या क्वार्टनरी जो एक्टिविटी है वो क्या है। दिमाग में प्रश्न चला होगा, सर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तो अभी तक पढ़े थे, लेकिन गतिविधि वाला क्षेत्र नहीं पढ़ा था। आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसको चतुर्थ क्रियाविधि कहा जाता है या गतिविधि, क्वार्टनरी एक्टिविटी कहते हैं इसको। देखिए चतुर्थ एक्टिविटी क्या होता है कि देखो दो चीजें होती हैं,
जो द्वितीयक क्षेत्र है या आपका तृतीयक क्षेत्र हो, टर्सरी सेक्टर हो, इन दोनों का विकास करने में जो सर्वाधिक योगदान होता है, या हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें परिवर्तन करे, या हम कह सकते हैं इसमें क्रांति लाए, रिवॉल्यूशन लेके आए। तो ये कौन लेकर के आ सकता है? पढ़ा लिखा वर्ग ही ला सकता है, नॉलेजेबल सेक्टर लेके आ सकता है। तो वही जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है, पढ़ा लिखा वर्ग जो इन सब में परिवर्तन कर देगा, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों में परिवर्तन कर देगा, तो उसी पढ़े लिखे वर्ग को जो है हम चतुर्थ क्रियाविधि में रखते हैं, यानी इसको हम जो क्वार्टनरी एक्टिविटी के रूप में रखते हैं। जैसे आप देखिए, एक कोई भी स्टूडेंट है आईआईटी में पढ़ रहा है, अब ये क्या करेगा कि मान लीजिए इसने कोई भी कंपनी में गया और इसने रिवॉल्यूशन कर दिया, तो ये उस कंपनी के लिए आईआईटी वाला जो स्टूडेंट है, ये चतुर्थ क्रियाविधि का पार्ट है, फोर्थ क्वार्टनरी का है, ये जो क्वार्टनरी एक्टिविटी का पार्ट है। तो इस बात को याद रखेंगे आप जो है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप जो है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो सेक्टर था या एक्टिविटी थी, हम जिसको कह सकते हैं क्रियात्मक गतिविधि, एक और था क्रियात्मक गतिविधि। ये क्या होता है? इस पर बड़ा क्रियात्मक गतिविधि का देखिए, ऐसा क्षेत्र या संस्थान ऐसा क्षेत्र या कोई भी ऐसा संस्थान जो इन सब वर्गों या क्षेत्रों पर अधिकार या कानून बनाता हो, तो ऐसे क्षेत्र को क्रियात्मक गतिविधि के रूप में हम जो है जानते हैं। देखिए जैसे इसमें कौन आ सकता है? जैसे सरकार है, इसमें गवर्नमेंट है, इसमें और कौन आ सकता है? जैसे कोई भी कंपनी है, कंपनी अपने क्षेत्रों को चलाने के लिए क्या बनाती है? लॉ बनाती है, ये क्षेत्र आ सकते हैं। तो ये था आपका क्रियात्मक गतिविधि का क्षेत्र था। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्षेत्र पर हम जो है चर्चा करते हैं। चलिए अब हम इसके बाद में बात करते हैं जो है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्या बात करेंगे उसको देखते हैं। अब हम आते हैं इसके बाद में कार्य स्थिति के आधार पर विभाजन देखते हैं। कैसे होता है? देखिए कार्य स्थिति के आधार पर मैंने अभी आपको बताया था दो क्षेत्र होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी समझना। संगठित क्षेत्र होता है, एक होता है असंगठित क्षेत्र होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूं संगठित क्षेत्र की बात कर रहा हूं। देखिए प्यारे बच्चों, संगठित क्षेत्र में क्या होता है कि आपका कोई भी जो रोजगार होगा उसके लिए एक निश्चित समय सीमा होगी कार्य करने की,
और एक निश्चित क्राइटेरिया होता है कि आपको यहां काम करना है, और आपकी जो नौकरी होती है उसमें एक तरह से ट्रांसपेरेंटी होती है, यानी एक तरह से पारदर्शिता होती है कि आपको काम कौन सा करना है, और उसमें आपके काम करने के लिए समय सीमा भी निश्चित होती है। साथ ही साथ में काम करने के लिए आपका एक जो वेतन होता है वो निश्चित होता है, और साथ ही साथ में जब कभी भी आप जो काम के लिए निश्चित समय मिला है, जैसे 8 घंटे काम के लिए मिला है कि आपको 8 घंटे करना, यदि आप इससे अधिक काम करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से अधिक वेतन भी प्राप्त होता है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें जो है आपको फैसिलिटीज भी मिलती हैं। अब वो फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं, आइए उन पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, संगठित क्षेत्र का पहला पॉइंट हम देखते हैं क्या होता है। इस क्षेत्र में आपका जो रोजगार की निश्चितता होगी, रोजगार की पहली तो बात यह रहेगी निश्चितता एवं नियमितता रहेगी। यानी एक तरह से आपका जो रोजगार है उसमें निश्चितता है, ट्रांसपेरेंटी रहती है। दूसरी बात करें, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का जो भविष्य है, इसमें कर्मचारियों के भविष्य की भी सुरक्षा होती है, और इसके साथ साथ उनकी सामाजिक सोशल सुरक्षा भी है, सामाजिक सुरक्षा भी होती है यहां पर जो आपकी जो है। और देखिए, इसमें आपके रोजगार की भी सुरक्षा है, इसमें आपका जो रोजगार है उसकी भी सिक्योरिटी है। और इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था, अतिरिक्त कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन प्राप्त होता है। यानी यहां पर यदि आप देखेंगे तो आप चारों तरफ से एक तरह से सिक्योर होते हैं यहां पर जो है। जैसे आप देखें, जैसे सरकारी क्षेत्र, जैसे आपकी जो सरकारी नौकरियां हैं ये क्या है आपकी, कोई ये संगठित क्षेत्र है। जैसे आप देखिए स्कूल, और एक बात और याद रखेंगे, संगठित क्षेत्र की एक विशेषता और होती है कि इसमें कार्य करने वाले लोगों का पंजीकरण भी होता है, रजिस्ट्रेशन भी होता है, और ये पंजीकरण कहां होता है, सरकार के पास में होता है। इन सब चीजें होती हैं। सरकारी स्कूल में आप कोई भी स्कूल है उसमें कार्य कर रहे हैं, आप देखिए कंपनी है, कंपनी में कार्य कर रहे हैं, किसी में जो रजिस्टर्ड कंपनी आप उसमें कार्य कर रहे हैं, तो ये एक संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। तो यहां पर आपकी स्थितियां और मूलभूत चीजें जो रहती हैं उन सब की सुरक्षा की गारंटी होती है, और आप यहां पर जो है अच्छे से सिक्योर होते हैं भविष्य को लेकर के जो है, और उन स्थितियों को लेकर के आप सही प्रकार से जो है कार्य भी कर पाते हैं। तो ये होता है संगठित क्षेत्र होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। लेकिन हम भारत की दृष्टि से देखें तो भारत में भी संगठित क्षेत्र का अधिक विस्तार नहीं हुआ है। भारत में अधिकतर जो क्षेत्र है वो असंगठित क्षेत्र ही है, ये असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड रीजन है। भारत में बहुत ज्यादा स्तर पर अनऑर्गेनाइज्ड रीजन है। हालांकि ऐसा नहीं है कि संगठित क्षेत्र का विस्तार नहीं, बिल्कुल हो रहा है संगठित क्षेत्र। जैसे देखिए यहां ये बैंक क्या एक संगठित क्षेत्र है, लेकिन जो साहूकार है कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं किया, संगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज्ड रीजन है बिल्कुल जो है। तो ये कोई भी काम कर रहा है, ये इसका न तो पैसा कितना आ रहा है, कहां आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई पता नहीं है। सरकार के पास कोई भी लेखा जोखा नहीं होता उस चीज का जो है, लेकिन बैंक का प्रत्येक चीज का हिसाब किताब होता है। तो ये संगठित क्षेत्र का उदाहरण है, और ये असंगठित क्षेत्र का उदाहरण होता है। जस्ट आप इसके अपोजिट कर देंगे तो वो पूरा असंगठित क्षेत्र हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड रीजन हो जाएगा जो है। देखिए जैसे असंगठित, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में बताता हूं। चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं हम जो है एक बार असंगठित क्षेत्र की और बात कर लेते हैं इसमें कि हमारा असंगठित क्षेत्र क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड रीजन हमारा क्या होता है। चलिए
देखिए, असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड रीजन, सबसे पहली बात तो इसका कहीं पर भी पंजीकरण नहीं होगा। दूसरी बात, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तीसरी बात, वेतन की भी निश्चितता नहीं। और बात देखेंगे, कार्य की भी सुनिश्चितता नहीं होती है, कार्य की भी कोई सुनिश्चितता नहीं। यहां देख सकते हैं किसी भी चीज की सुनिश्चितता नहीं है इसके पास में। देख सकते हैं जैसे मजदूर जो लेबर है, देख सकते हैं आप इसमें साहूकार क्षेत्र है, यह भी असंगठित क्षेत्र है। तो इस असंगठित क्षेत्र से क्या होता है कि न तो हम इनकी इकोनॉमी का पता लगा सकते हैं क्या है कैसे है, न हम अन्य चीजों का पता लगा सकते हैं। और इस असंगठित क्षेत्र के कारण स्थितियां ये रहती हैं कि वास्तविक गतिविधियों का हम जो है अपनी अर्थव्यवस्था में पता नहीं लगा सकते हैं। इसी कारण से इस असंगठित क्षेत्र के स्थान पर संगठित क्षेत्र को अधिक महत्वता दी जाती है। तो इसीलिए जो सरकार है वो अधिकतर जो है संगठित क्षेत्र की ओर प्रयासरत रहती है। तो ये असंगठित क्षेत्र होता है। तो यहां कभी भी प्रश्न ये पूछा जाए असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड रीजन क्या है या संगठित क्षेत्र क्या है, तो आप यहां से आसानी से बता सकते हैं। और ये भी एक तरह से हमारे आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र होते हैं जो है। तो इसका भी एक आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो अब देखिए हमने यहां पर बात कर ली संगठित क्षेत्र क्या था, असंगठित क्षेत्र क्या होता है। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। तीसरा था हमारा स्वामित्व के आधार पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था स्वामित्व के आधार पर या ऑनरशिप के आधार पर दो चीजें हैं। एक होता है लोक क्षेत्र, होता है पब्लिक सेक्टर, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो होता है लोक क्षेत्र के अलावा देखेंगे आप निजी क्षेत्र होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है। अब यहां हम सबसे पहले बात करेंगे लोक क्षेत्र की बात करेंगे। कुछ छात्र जानते भी होंगे लोक क्षेत्र क्या होता है। देखिए, दो चीजें होती हैं, या हम इसको कह सकते हैं सरकारी क्षेत्र कह सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए सरकारी क्षेत्र का ये होता है कि जो सरकार जो रहती है यानी इसमें जो संपत्ति होगी, यानी एक तरह से लोक क्षेत्र में जो संपत्ति पर जो अधिकार होगा वो किसका होगा, सरकार का होगा। यानी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी इस पर अधिकार गवर्नमेंट का होगा। दूसरी बात यह रहेगी कि गवर्नमेंट की जो आय का जो स्रोत होगा, वास्तविकता में अधिकतर टैक्स होते हैं, कर होते हैं, बहुत सारे कर हैं। जैसे आपका जीएसटी देख सकते हैं हम इसमें, इनकम टैक्स देख सकते हैं हम इसमें, कस्टम ड्यूटी देख सकते हैं, सर्विस टैक्स देख सकते हैं हम इसमें, बहुत सारे टैक्स हैं जो है। और देखिए जो लोक क्षेत्र की एक विशेषता और होती है कि ये जो है अपने कभी भी अधिकतम लाभ के लिए काम नहीं करती, ये जो रहती वास्तविकता में समाज की भलाई के लिए कार्य करती है। हमेशा याद रखेंगे, वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर नॉट फॉर द प्रॉफिट। ये पब्लिक सेक्टर की विशेषता आप देख लीजिए। भारत सरकार है, अभी भारत सरकार जैसे देखिए भारत में अभी देखिए कोविड-19 है जैसी समस्या बनी हुई है। अगर वास्तविकता में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कह दिया तो लोग इलाज नहीं करवा पाते, घरों में पड़े रहते, मर जाते। लेकिन आप देखें यहां पर सरकार आपके लिए टेस्टिंग किट अन्य सुविधाएं सारी दे रही है।
तो पब्लिक सेक्टर अपना बेनिफिट नहीं चाहती है कभी भी, पब्लिक सेक्टर चाहती है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो। तो यहां ये सरकारी क्षेत्र या जो लोक क्षेत्र है, जो पब्लिक सेक्टर है, इसकी विशेषता होती है। इसलिए वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते हैं तो हमारे दम क्यों निकल जाते हैं, वो इसीलिए निकल जाते हैं कि अभी सरकारी क्षेत्र में आप देखिए कि रेलवे का जब थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन किया गया और प्राइवेटाइजेशन में हमने एक प्राइवेट ट्रेन भी चला दी और प्राइवेट ट्रेन का जब किराया रख दिया गया महंगा, तो देखिए क्या स्थितियां होने लगती। और अभी जब सब क्षेत्र प्राइवेट कर दिए तब क्या स्थितियां होंगी। तो इसी कारण से लोक क्षेत्र भी एक तरह से महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी एक बार जो है। चले अब हम इसमें दूसरा हम बात करते हैं, निजी क्षेत्र की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं कि निजी क्षेत्र क्या है प्यारे बच्चों, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है हमारे यहां। प्राइवेट सेक्टर क्या है, देखिए सबसे पहली बात, ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर जो संपत्ति पर अधिकार किसी विशेष वर्ग का हो, अधिकार किसी विशेष वर्ग या हम कह सकते हैं व्यक्ति का हो, अ पर्सन हु हैज द राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, दैट कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। और दूसरी बात याद रखिए, ये अपने अधिकतम लाभ के लिए काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर इज द वर्क फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, नॉट फॉर द सोशल वेलफेयर। अब आप सोच लीजिए, खुद ही एक शॉप खोल लो, एक दुकान खोल लो। अगर आप दुकान खोलोगे तो समाज की भलाई के लिए काम करोगे तो सब कहेंगे भैया 10 रुपया का सामान 5 रुपया हमसे ले लो, 5 हमारे पास है ही नहीं, तो क्या आप सामान दे दोगे? नहीं दोगे। क्यों नहीं दे पाओगे सामान? क्यों? क्योंकि आप अपने लाभ के लिए काम कर रहे हो। आप देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री किसके लिए काम करती है? अपने सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, कभी उसके दूसरे के लिए काम नहीं करती है जो है। तो यहां पर ये जो रहता है निजी क्षेत्र होता है, प्राइवेट सेक्टर, संपत्ति पर विशेष वर्ग का अधिकार होगा, अधिकतम लाभ के लिए काम करेगी। और तीसरी बात ये रहती है, ये सामाजिक भलाई के लिए नहीं काम करते, सामाजिक भलाई के लिए नहीं है। वो एक अलग बात है कि ट्रस्ट या अन्य रूप में कोई भी व्यक्ति अपना पैसा दे दे रहा है, वो एक अलग स्वरूप रहता है। जैसे भी देख सकते हैं आप जो है रतन टाटा, उन्होंने पारसी धर्म से संबंधित है, उन्होंने पैसा दिया है बहुत सारे इस परिस्थिति में भारत सरकार को जो है, तो उस चीज को हम देख सकते हैं यहां पर जो है। तो ये है हमारा स्वामित्व के आधार पर जो है 2 क्षेत्र हैं। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है किस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र से डायरेक्ट तृतीय क्षेत्र में ये पहुंची है, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। ले लीजिए स्क्रीन को। चलिए आए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम इसी में आगे की ओर बढ़ते हैं जो है, देखिए बात ये आती है, देखें यदि हम स्वतंत्रता से पूर्व देखें, बिफोर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, स्वतंत्रता से पूर्व, यानी मैं 1947 से पूर्व की बात कर रहा हूं। तो यहां यदि आप देखेंगे तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक भागीदारी, पार्टनरशिप
कौन से क्षेत्र की थी? प्राथमिक क्षेत्र की, यानी प्राइमरी सेक्टर की थी, जिसको हम कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं उस समय स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के समय में आप देख सकते हैं कृषि से ही लगान लिया जाता था और उसी से विकास किया जाता था। और यदि हम बात करें स्वतंत्रता से या स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें, तो आज की बात करते हैं तो तृतीयक क्षेत्र या हम कह सकते हैं सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। लगभग 53% के लगभग में भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। कभी प्रश्न पूछा जाए वर्तमान समय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो तृतीयक का। और दूसरे स्थान पर, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे स्थान पर द्वितीयक क्षेत्रीय, जिसको आप औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हो। और देखिए सबसे अंतिम स्थान पर, तृतीय स्थान आज कृषि का है, एग्रीकल्चर का है। लगभग 17 से 18% भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान है। अब आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात में कृषि का योगदान घटा है और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कृषि का विकास नहीं हो रहा है, ये गलत सोच रहे हैं आप इस बात पर गलत ध्यान दे रहे हैं कि कृषि का। अब आप देखिए स्वतंत्रता से पूर्व उत्पादन, देखिए स्वतंत्रता से पूर्व कृषि का उत्पादन और वर्तमान उत्पादन देखिए कौन सा ज्यादा है? वर्तमान उत्पादन ही ज्यादा है। यहां उत्पादन बहुत कम था, जबकि लैंड तो समान है। तो कृषि क्षेत्र का विकास तो हुआ है, परंतु हमारी बस इतना अंतर है, इस कृषि क्षेत्र से जो निर्भरता है वो कम होकर के इस तृतीयक क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ गई है। ये फर्क है। इसका कतई भी या मतलब ये नहीं है कि तृतीयक क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, विकास हो रहा है, बशर्ते हमारा जो क्राइटेरिया, हमारा जो सेक्शन है वो बदल गया है। तृतीय क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ गई है, यहां निर्भरता कम हो गई है, और ये अच्छी बात है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। याद रखिएगा इस बात को। तो इस बात को भी याद रखेंगे, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं। चलिए हम एक और बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और मैं बहुत अच्छी चीज समझाता हूं, उस पर भी चर्चा करते आइए। बात ये आ रही थी हमारी जो है कि स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र का योगदान था। तो जब हमारा योगदान था तो स्वतंत्र हुआ भारत, तो हमारा विकास हुआ। तो विकास होने के बाद में हम द्वितीय क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, लेकिन हमारा द्वितीय क्षेत्र का तो विकास हुआ नहीं, हमारी निर्भरता भी नहीं हुई। और निर्भरता किस पर चली गई? तृतीय क्षेत्र। बड़े कंफ्यूजन की बात है कि कृषि से हम सीधे तृतीय पर पहुंच गए, ऐसा क्यों? उसका कारण था, क्योंकि देखो तृतीय क्षेत्र का कारण क्या रहा कि एक तो सस्ता श्रम, दूसरी बात ये रही हमने अंग्रेजी, हाँ बिल्कुल अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेजी की ओर अग्रसर हुए हम जो। तीसरी बात ये रही अच्छी शिक्षा, अच्छी शिक्षा रही, और एक थोड़ा बहुत हमारा कौशल विकास भी हुआ। तो इन सब कारणों से हम तृतीय क्षेत्र की ओर बढ़ गए, परंतु हमारे द्वितीय क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। और द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर का विकास न होने का कारण क्या था? इसका विकास नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? देखिए लाइसेंस राज, पहली बात लाइसेंस राज, दूसरा सरकार की नीतियां सही नहीं, सरकार की नीतियां सरल नहीं थी,
श्रम था, श्रम उपस्थित था हमारे पास में, परंतु कुशल श्रम नहीं था। एक ये भी समस्या थी। और भी इसके अलावा देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है, आधारभूत संरचना सही नहीं है। आप देख सकते हैं, आधारभूत संरचना का मतलब होता है एक तरह से इसमें 3 चीजें आती हैं। इलेक्ट्रिसिटी आती है, एक तो आपकी बिजली, यानी देख सकते हैं इसमें सड़क है आपकी, बिजली है आपकी इसमें, और पानी है इसमें आपकी, जो इसमें जो देख सकते हैं। और शॉर्ट में याद रखो तो विपाशा, देखो वे पा और सा, यही जो रहता है आपका आधारभूत संरचना, ये हमारी अच्छी नहीं है। तो जब तक ये सब चीजें अच्छी नहीं होंगी, और देखें भूमि का उपलब्धता, भूमि की सही उपलब्धता नहीं है, जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी तो कोई भी जो कंपनी है वो आपके यहां पर इन्वेस्ट क्यों करेगी। और एक और सबसे बड़ी बात यही कि हमने जो है पब्लिक सेक्टर और साथ ही साथ में स्वदेशी कंपनियों पर ज्यादा ध्यान दिया, हमने विदेशी कंपनियों पर ध्यान नहीं दिया, विदेशी कंपनियों पर इतना ध्यान नहीं दिया, हम अपने यहां के इन्वेस्टमेंट को कराते रहे। तो जब तक ये सब चीजों का विकास नहीं होगा तो आप खुद ही बताएं, क्या कहीं पर उद्योग का निर्माण होगा? बिल्कुल नहीं होगा।